Welcome back, everyone. Welcome to the series of lectures on rectification of error. I hope you have liked all the lectures, all the three lectures which I have posted already, which are given in the description box. So, today we are starting with our lecture number 4, and I request once again to all of you, before watching this lecture, you should watch all the three lectures to understand this topic very well. Fine. So, let's revise or let's have a recap of whatever we have learned. In first three lectures, we understood what is error, types of error, and then we discussed single-sided error and double-sided error. We are going to discuss in today's lecture. So, again I am repeating, error आप लोग कब करते हो? फाइनेंशियल ईयर में. अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो आपने एरर कब करना है? फाइनेंशियल ईयर में आप गलती करते हो. फाइनेंशियल ईयर समझ लो 2019-20 है, तो 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, इस पीरियड में आप एरर करोगे. लेकिन ये एरर आपको लोकेट जब होगा तब आप क्या करोगे? रेक्टिफिकेशन करोगे. तो ये रेक्टिफिकेशन का जो कुछ भी तरीका है ना, ठीक से नहीं लिख रहा हूं मैं, ये जो रेक्टिफिकेशन का जो तरीका है ना, ये डिपेंड करता है कि आपका एरर कब लोकेट होता है. तो आपका एरर बिफोर ट्रायल बैलेंस लोकेट होता है. तो ऑप्शन इज वेरी सिंपल, आपके लेजर अकाउंट्स अभी भी खुले हैं, आप उसी में जाके एडजस्टमेंट कर लो. इज इट राइट? उसी में जाके एडजस्टमेंट कर लो. अगर कोई एंट्री छूट गई है, ओमिशन का एरर है, तो आप जर्नल में भी एंट्री कर दो, उसका पोस्टिंग भी लेजर में कर दो, क्योंकि अभी तक आपके अकाउंट्स क्लोज नहीं हुए, आपने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया. बट वंस यू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, इज इट राइट, बट यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड P&L and balance sheet. In this situation, ledger accounts are closed, journal is also closed, is it right? Balances are drawn and you have prepared a trial balance. Now after doing or after preparing trial balance, if error is located, what to do about rectification of that error, that we are going to discuss in our next part. Is it right? तो आज भी हम यही डिस्कस करने वाले हैं. बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, इफ एरर इज लोकेटेड, व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. उसमें हमें दो एरर्स ढूंढने हैं, सिंगल साइडेड एरर, डबल साइडेड एरर. अगर सिंगल साइडेड एरर है तो जहां पे गलती हुई है उस लेजर को इधर डेबिट नहीं तो क्रेडिट कर दो. अगर डबल साइडेड एरर है तो क्या करना है, ये आज के लेक्चर में हमें जानना है. और तीसरा टाइप है, अगर लोकेशन नेक्स्ट ईयर में, मतलब आफ्टर फाइनल अकाउंट्स लोकेशन होता है, यानी आपने अकाउंट्स कंप्लीट कर दिए, आपको एरर था पता है, बट कभी कभार क्या होता है, बहुत सारे अकाउंट्स ढूंढने के बाद भी एरर लोकेट नहीं हो पाता है. दिस इज द प्रैक्टिकल डिफिकल्टी. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो अहेड एंड प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स. एंड इफ वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, दैट फाइनल अकाउंट्स आर विथ एरर. नहीं तो ऐसे भी हो सकता है कि आपका ट्रायल बैलेंस टैली है और आपको लग रहा है कि एरर ही नहीं है, लेकिन आगे जाके पता चला कि अरे एरर थी. आर यू गेटिंग इट? तो उस वक्त, मतलब नेक्स्ट ईयर में अगर पिछले साल का एरर डिटेक्ट होता है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या फॉलो करना है, ये हम तीसरे पार्ट में देखेंगे. तो बेसिकली ये टॉपिक 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. लोकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, लोकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट. एंड तीसरा पार्ट है लोकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स. आर यू गेटिंग इट? तो बच्चों, ये 3 पार्ट्स में अकाउंटिंग डिफर होता है. ठीक है, तो हम सिर्फ पहला पार्ट अभी तक डिस्कस कर रहे हैं. पहले पार्ट में बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है. अगर आपने लेजर ही क्लोज नहीं की है तो आपको फुल ऑप्शन है, वहां पे जाके आप एरर का रेक्टिफिकेशन कर सकते हो. लेकिन एरर का रेक्टिफिकेशन करते समय काट छाट नहीं करनी है. समझ में आ रहा है कि बच्चों? वहां पे जाके स्क्रैच करके उसी पे ओवर राइटिंग नहीं करने का है, आपको एंट्री ही पास करनी है. लेकिन एंट्री पास करते समय कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जिसमें आइदर सिर्फ अकाउंट क्रेडिट करना रह गया है, नहीं तो डेबिट करना रह गया है. तो जो कुछ भी इफेक्ट पेंडिंग है वो सिर्फ सिंगल इफेक्ट पेंडिंग है, तो आप वो सिंगल इफेक्ट ही दे देना. उस केस में एंट्री बोलूंगा मैं उसको, लेकिन सिर्फ उस अकाउंट को अगर क्रेडिट करना बाकी है तो उस अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड को क्या लिखोगे आप, जो कुछ भी आपका एरर हुआ है वो लिखोगे. जैसे कि ओमिशन हुआ है तो बाय ओमिशन ऑफ एन एंट्री, अगर आपने मिस्टेक किया है तो बाय मिस्टेक, रॉन्ग पोस्टिंग किया है तो बाय रॉन्ग पोस्टिंग. लेकिन उस अकाउंट को क्रेडिट करना बहुत जरूरी है. तो डेबिट नहीं होगा उस एंट्री में, सिर्फ क्रेडिट होगा.
हाँ, लेकिन ऐसे भी कुछ एरर्स होते हैं जिसका एक से ज्यादा अकाउंट पे इंपैक्ट होता है और डेबिट एंड क्रेडिट भी अमाउंट मैच हो जाता है, इनडायरेक्टली आप जर्नल एंट्री कर पाते हो। अब ऐसे किस प्रकार के एरर्स हैं वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों। हाँ, तो लेक्चर नंबर 3 के बाद लेक्चर नंबर 4 में हम ये डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 में ऊपर की सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। फाइन। सो यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। पेज नंबर we shall now take up the correction of errors. We shall now take up the correction of errors which affect more than one account in such a way that complete journal entries are possible for their rectification. ध्यान देना बच्चों, we shall now take up the correction of errors which affect more than one account in such a way that complete journal entries are possible for their rectification. Whenever complete journal entry is possible for rectification, we call those errors as two साइडेड एरर। तो आज आपको मतलब समझ में आएगा कि वन साइडेड एरर में क्या हो रहा था, कंप्लीट जर्नल एंट्री वाज नॉट पॉसिबल फॉर रेक्टिफिकेशन। इन टू साइडेड एरर्स कंप्लीट जर्नल एंट्री इज पॉसिबल फॉर देयर रेक्टिफिकेशन। कल के लेक्चर में हमने सभी केसेस देख लिए, ऑलमोस्ट एवरी केस वी हैव कवर्ड अबाउट rectification entry, right? But in those entries we have seen either debit was there, nahi to credit was there, therefore complete entry was not possible. Now we are going to look for those cases where complete journal entry is possible. That's why I'm calling this part as two-sided error. Are you getting it? I was calling that part in lecture number 3, whatever we have learned, that part was one-sided error. Now this part is two-sided error. Let's go through the examples. Let's understand it. पहला example, purchase of machinery of rupees 2000 has been entered in the purchase book. Purchase of machinery of rupees 2000 has been entered in the purchase book. ध्यान देना बच्चों, क्या गलती की देखो आप। Purchase of machine, right? तो जब हम मशीन खरीदते हैं तो हम ये जर्नल एंट्री पास करते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ठीक है, तो कितने रुपए का मशीन खरीदा है हमने, 2000 रुपए का। वैसे तो ये एक्सपेंडिचर ही है, मशीनरी खरीदा मतलब 2000 रुपए मेरे पॉकेट से चले गए, लेकिन हमारा अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल है, एक्सपेंडिचर अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिसके बारे में बातचीत मैंने किसी पिछले लेक्चर में की है, लेक्चर नंबर 2 में प्रोबेबली, एंड अगर हमारा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो ट्रीटमेंट अलग अलग होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट क्या है, हम उसका अकाउंटिंग क्या करते हैं, डेफर करते हैं। अकाउंटिंग इज डेफर्ड, बराबर है ना बच्चों, यानी उसको हम एसेट दिखाते हैं एंड उसको फिर राइट ऑफ करते हैं ईयर ऑन ईयर, बराबर है क्या? अरे बोलो ना, रिटर्न ऑफ ईयर ऑन ईयर। Whereas revenue expenditure we transfer it to P&L account in full, transfer to P&L account in full. I hope you are getting it. तो बच्चों, एक्सपेंडिचर कैपिटल है या रेवेन्यू, वो डिसाइड करने के लिए क्राइटेरिया क्या है, जो एक्सपेंडिचर मेरे को एक साल से ज्यादा पीरियड का बेनिफिट कमा के देता है। कमाने की बात कर रहा हूं बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये मशीन जो है, ये मैंने जो अभी 2000 का पेमेंट करके ये मशीन जो खरीदा, मतलब ये 2000 का आउटफ्लो मेरे को कितने साल का इनफ्लो देने वाला है। अब क्वेश्चन में ये तो नहीं बताया, बट जनरली मशीन मतलब आपको समझ में आ रहा है। प्रैक्टिकली सोचो ना, कोई भी मशीन का लाइफ एक साल से ज्यादा ही होगा कि नहीं? अरे बोलो ना, यस, 99% केसेस में दिस इज करेक्ट। अगर कुछ बोला नहीं है तो हम एज्यूम करेंगे कि इसका लाइफ एक साल से ज्यादा है और ये एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए बिजनेस में यूज होगा, इस पे मैं गुड्स प्रोड्यूस करूंगा और वो गुड्स मेरे को रिटर्न जनरेट करके देंगे। आई होप यू आर गेटिंग इट क्लियरली। तो बच्चों, मशीनरी एक्सपेंडिचर इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप यू आर गेटिंग इट, बिकॉज this is going to generate a revenue for a period more than 1 year,
तो ऑब्वियसली उस रेवेन्यू के सामने उसका खर्चा भी मोर देन 1 ईयर में दिखना चाहिए। भले ही पेमेंट में अभी 2000 रुपए का कर रहा हूं, लेकिन ये मशीन इनकम कमा के देगा अगले 10 सालों में, तो इसका खर्चा भी 10 सालों में दिखाना पड़ेगा। यानी 2000 डिवाइडेड बाय 10 यानी 200 का डेप्रिसिएशन में प्रोवाइड करता हूं मशीन पे। ये हमारा करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। लेकिन आपने क्या किया, आपने मतलब इंस्टीट्यूट के ये अकाउंटेंट ने क्या किया, द परचेस ऑफ मशीनरी ऑफ रुपीज 2000 हैज बीन एंटर्ड इन द परचेस बुक। नालायक ने परचेस बुक में रिकॉर्ड किया। अब सब्सिडरी बुक याद है ना, तो ये आपका परचेस बुक है। समझो मशीन क्रेडिट पे खरीदा है, तो परचेस बुक में उस पार्टी का नाम लिखा गया। समझो मिस्टर एक्स के पास से खरीदा है, तो यहाँ पे भी एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। करेक्ट है क्या बच्चों? तो मिस्टर एक्स का नाम यहाँ पे लिखा गया और 2000 रुपए यहाँ पे लिखा गया। रिजल्ट क्या हुआ इसका, ये 2000 टोटल परचेस बुक का हर मंथ हम टोटल लेते हैं, नहीं तो हर वीकली टोटल लेते हैं और उसका पोस्टिंग लेजर अकाउंट में करते हैं। याद है ना बच्चों? तो बच्चों क्या हुआ देखो, ये टोटल जो कुछ भी आया परचेस बुक का, समझो 10,000 इंक्लूडिंग ऑल अदर परचेसेस, तो ये टोटल हम लोग कौन से खाते में ट्रांसफर करते हैं? ये मिस्टर एक्स तो क्रेडिट होगा, ये बराबर है। मिस्टर एक्स के खाते में कोई गलती नहीं है। जैसे कि मिस्टर एक्स अकाउंट के क्रेडिट में क्या आएगा, बाय परचेस आया होगा अभी, ठीक है। और परचेस के डेबिट में टू टोटल एज पर सब्सिडरी बुक, तो ये टोटल मैंने यहाँ पे लिखा होगा। इस टोटल में ये 2000 भी इंक्लूडेड है। परचेसेस हम भेजते कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट को। ईयर एंड को परचेसेस हम कौन से अकाउंट को भेजते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को। यानी ये परचेस में गया, मतलब ये P&L अकाउंट को जाएगा। यानी आपने इस खर्चे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझा। मशीनरी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझा। ये मामला जो है ये आपका केमिकल लोचा है दिमाग का, आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है। ये अकाउंटेंट कौन है, रहने दो अभी कुछ नहीं बोलूंगा। ये अकाउंटेंट गधा है। इज इट राइट और नॉट? यस। क्यों? क्योंकि उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझा। आर यू गेटिंग इट? यस। तो बच्चों ध्यान देना, अभी बराबर एंट्री चाहिए थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, मशीनरी टू मिस्टर एक्स। ये परचेज बुक की एंट्री पढ़नी कैसी है, मैंने आपको बताया था सब्सिडरी बुक पढ़ाते समय। परचेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स ऐसी पढ़नी है, बराबर है कि नहीं? ये भी एक जर्नल एंट्री है, सिर्फ सब्सिडरी बुक्स में हम बनाते हैं क्योंकि हमें वो ज्यादा ट्रांजैक्शंस होने के कारण ज्यादा बेनिफिशियल होता है, टाइम बचता है हमारा, बराबर है क्या? काम भी थोड़ा सा कम होता है, स्पेशलाइजेशन भी होता है। तो सब्सिडरी बुक्स टॉपिक जब पढ़ोगे तब आपको परचेस बुक पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट एंट्री होनी चाहिए थी 2000 से, लेकिन अकाउंटिंग एंट्री ही गलत कर दी बच्चे ने। परचेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स किया, मिस्टर एक्स बराबर क्रेडिट हुआ कि नहीं? यहाँ पे भी क्रेडिट हुआ मिस्टर एक्स, यहाँ पे भी होना चाहिए था मिस्टर एक्स, यानी मिस्टर एक्स के अकाउंट में कोई गलती नहीं है। तो लेट्स इग्नोर मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स को भूल जाओ क्योंकि वो बराबर इफेक्ट दे रहा है। आर यू गेटिंग इट? अब हुआ क्या, परचेस अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए था। अरे परचेस डेबिट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्रेडिट करता हूं उसको। तो टू परचेस हाउ मच, 2000। एंड मशीनरी डेबिट होना चाहिए था, जो आपने डेबिट ही नहीं किया। अरे कर दो ना फिर मशीनरी डेबिट। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 2000। तो आप लोग देख सकते हो बच्चों, डेबिट हो रहा है 2000 का, क्रेडिट हो रहा है 2000 का, यानी एक कंप्लीट जर्नल एंट्री फॉर्म हो रही है कि नहीं? क्या एंट्री होगी बोलो? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ चुका है। जब डेबिट एंड क्रेडिट रेक्टिफिकेशन एंट्री में पास डेबिट एंड क्रेडिट मैच होता है, तो उसको हम कौन सा एरर बोलेंगे? टू साइडेड एरर। कल के लेक्चर में जाके देखो बच्चों, सिर्फ डेबिट हो रहा था, नहीं तो सिर्फ क्रेडिट हो रहा था, नहीं तो ऐसे भी था कि डेबिट का अमाउंट एंड क्रेडिट का अमाउंट मैच नहीं हो रहा था। उस केस में हमने उसको क्या बोला था? वन साइडेड एरर। और ये है टू साइडेड एरर। आर यू गेटिंग इट? तो यहां पे सिंपली हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। तो मशीनरी के खाते में जाएंगे, डेबिट साइड को लिखेंगे टू परचेस। इफेक्ट क्या हुआ देखो बच्चों, मशीनरी के खाते में जाऊंगा, टू परचेस लिखूंगा। यहाँ पे कुछ भी लिखने का नहीं है, टू परचेस ही लिखने का है अभी, क्योंकि इसका दूसरा इफेक्ट परचेस के क्रेडिट में जाएगा। अकाउंट्स अभी भी खुले हैं ना, बोलो ना बच्चों, अकाउंट्स अभी भी खुले हैं। तो परचेस अकाउंट के क्रेडिट में बाय मशीनरी अकाउंट, ऐसा डबल इफेक्ट होगा इसका भी। समझ में आ रहा है क्या? तो ये डेबिट होगा और ये परचेस क्रेडिट होगा, यानी परचेस को कम कर दिया, मशीनरी को बढ़ाया। आई होप यू आर गेटिंग इट। यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम कर दिया और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया। I hope you are getting this. Is it clear to you, my friends?
तो यही हमें यहाँ पे बताया गया है। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ता हूँ, एक्सप्लेनेशन जानबूझ के दिया है नोट्स में, so that you can understand it later on also. The effect of entry is that account from this supplier Ram and Company, सप्लायर का नाम इन्होंने राम एंड कंपनी लिखा है, हैज बीन क्रेडिटेड बाय 2000 विच इज क्वाइट करेक्ट। मैंने एक्स लिया था, यहाँ पे राम एंड कंपनी बोला है, तो 2000 रुपीज वहां पे जो क्रेडिट किया दैट इज करेक्ट, बट द डेबिट टू द परचेस अकाउंट इज रॉन्ग। यस एब्सोल्युटली, एंड द डेबिट शुड बी टू द मशीनरी अकाउंट। व्हाई? बिकॉज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये मशीनरी को डेबिट क्यों करना है? बिकॉज इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। करेक्ट है क्या बच्चों? To rectify the error, the debit in the purchase account has to be transferred to the machinery account. तो बच्चों ये एरर रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना है? मशीनरी डेबिट टू द परचेस अकाउंट हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू द मशीनरी अकाउंट। करेक्टिंग एंट्री will be to credit purchase account and debit machinery account. Please see the 3 entries made below. तो इस प्रकार के एरर रेक्टिफिकेशन के लिए हमें क्या करना होता है? रॉन्ग एंट्री क्या की है वो लिखनी है, करेक्ट एंट्री क्या की है वो लिखनी है। और रॉन्ग एंट्री और करेक्ट एंट्री को जब आप ऑब्जर्व करोगे तब आपको पता चलेगा कि राम एंड कंपनी को क्रेडिट करना था करेक्ट एंट्री में, रॉन्ग एंट्री में भी अपने रॉन्ग राम एंड कंपनी को क्रेडिट किया है। तो ये मामला सेटल हुआ, इसके बारे में बातचीत करने की जरूरत नहीं है। राम एंड कंपनी को हाथ नहीं लगाने का, कुछ भी करने का, लेकिन राम एंड कंपनी को हाथ नहीं लगाने का। तो गलती अभी परचेस अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट में है, बराबर है क्या? तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, जो आपने नहीं किया है। लेट्स डू इट, मशीनरी अकाउंट डेबिट करूंगा। और ये रॉन्ग एंट्री में जो डेबिट किया है परचेस को, अब रॉन्ग इफेक्ट हटाना है तो परचेस को क्रेडिट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने परचेस को क्रेडिट कर दिया। तो ये देखो 2000 रुपए परचेस को क्रेडिट कर दिया। तो ये हो गई आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री, और यहाँ पे प्रॉपर एंट्री बन रही है, इसलिए ये कौन सा एरर है? टू साइडेड एरर। बोलो ना रे। आई होप यू अंडरस्टूड इट। आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं। बस कितने एग्जांपल है यहाँ पे? 3 ही है, और उसके बाद 2 क्वेश्चन सॉल्व करने, बस खत्म। फाइन, आगे बढ़ता हूं। ₹100 रिसीव्ड फ्रॉम कमल किशोर हैज बीन क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ किशन किशोर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो ₹100 रिसीव्ड फ्रॉम कमल किशोर, कमल किशोर के पास से 100 रुपीज मिले, हैज बीन क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ कृष्ण किशोर। द एरर इज दैट, सॉरी एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ना है, ट्रांजैक्शन पढ़ के हम लोग बनाएंगे अभी। तो बच्चों क्या हुआ? 100 रुपीज मिले कमल किशोर के पास से, तो क्या इफेक्ट होना चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू कमल किशोर, ऐसी एंट्री होनी चाहिए। कैश के डेबिट में कमल किशोर लिखना है, कमल किशोर के क्रेडिट में बाय कैश लिखना है। कमल किशोर के क्रेडिट में बाय कैश लिखना है। कमल किशोर के क्रेडिट में, कमल किशोर के क्रेडिट में बाय कैश लिखना है। कितने रुपए? 100 रुपए। क्या किया नालायक अकाउंटेंट ने? हैज बीन क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ कृष्ण किशोर, तो ये कृष्ण किशोर के खाते में क्रेडिट कर दिया हमने गलती से, कृष्ण किशोर के खाते में क्रेडिट कर दिया गलती से। लिखा क्या है यहाँ पे? बाय कैश, यानी कैश अकाउंट में कोई गलती नहीं है, कैश में बराबर किया है, तो कैश को हाथ नहीं लगाने का है। रॉन्ग एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू किशन किशोर। एंट्री भले ही जर्नल में एंट्री बराबर पास की आपने, लेकिन लेजर पोस्टिंग करते समय आपने गलत एंट्री की है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जर्नल में भी आप एंट्री लिखते हो, एज वेल एज लेजर पोस्टिंग भी एक प्रकार की जर्नल एंट्री ही है, जो अलग फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं हम लोग। एक अकाउंट में जाके डेबिट साइड को लिखते हैं और दूसरे अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड को लिखते हैं। तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिखा आपने बराबर, यानी कैश डेबिट हुआ 100 रुपए से, और आपने क्रेडिट कौन से खाते को किया? कृष्ण किशोर, यानी इनडायरेक्टली आपने रॉन्ग एंट्री क्या पास की? कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्ण किशोर, ऐसी एंट्री आपने पास की, जहां पे आपको कमल किशोर को क्रेडिट करना था। तो बराबर एंट्री क्या है? कैश डेबिट टू कमल किशोर। आई होप यू आर गेटिंग इट। टू कमल लिखता हूं बस, कमल किशोर। तो कैश बराबर है तो कुछ भी करने का, लेकिन कैश को हाथ नहीं लगाने का। इज इट राइट? तो बच्चों कमल किशोर क्रेडिट होना चाहिए था, गलती से
कृष्ण किशोर आपने क्रेडिट किया है, तो कृष्ण किशोर को डेबिट करो एंड कमल किशोर को क्रेडिट करो. कृष्ण किशोर अकाउंट डेबिट टू कमल किशोर अकाउंट. 100. आर यू गेटिंग इट? यस. तो बच्चों ये चीज आपको समझ में आ रही है? यस. थैंक यू वेरी मच. देन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो दिया है वो आप बाद में पढ़ लेना, नहीं तो अभी खत्म करो. चलो पढ़ लो फटाफट. आपके साथ मैं अभी पढ़ता हूं. द एरर इज दैट देयर इज अ रॉन्ग क्रेडिट इन द अकाउंट ऑफ कृष्ण किशोर, जो अभी मैंने डिस्कस किया. ओमिशन ऑफ क्रेडिट इन द अकाउंट ऑफ कमल किशोर. किशन किशोर शुड बी डेबिटेड एंड कमल किशोर शुड बी क्रेडिटेड. कैसे करना है? रॉन्ग एंट्री ये हुआ है, करेक्ट एंट्री ये हुआ है, दोनों में कैश डेबिट हुआ है, तो कैश के बारे में कुछ टेंशन नहीं है. सिर्फ कमल किशोर को क्रेडिट करना था, किशन किशोर को क्रेडिट किया, तो किशन किशोर अकाउंट डेबिट टू कमल किशोर. Now go ahead and try to write journal entry of this transaction. Please don't look at the solution. आप लोग खुद ट्राई करना. Okay. The sale of old machinery of rupees 1000 has been entered in the sales book. हाँ बस इतना ही ट्रांजैक्शन है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है. Sale of old machine of rupees 1000 has been entered in the sales book. ठीक है बच्चों, 2 मिनट के लिए ये ट्रांजैक्शन पढ़ के आप एंट्री पास कर लेना. ठीक है. हाँ जी, चलो शुरू करते हैं. तो सेल ऑफ ओल्ड मशीन ऑफ रुपीज 1000 हैज बीन एंटर्ड इन द सेल्स बुक. तो बच्चों सेल ऑफ मशीन, मशीन बेचा है हमने, तो जैसे मशीन खरीदने पे आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हो, वैसे जब मशीन बेचते हो तो मुझे बताओ कि क्या ये आपका रेवेन्यू इनकम है या कैपिटल इनकम. रेवेन्यू इनकम मतलब जो इनकम आपको बार बार होता है. तो मशीनरी एक कैपिटल एसेट है जो यूज करके मैं प्रोडक्शन करता हूं. तो मशीन बेचने का बिजनेस नहीं है मेरा. मेरा बिजनेस कौन सा है? गुड्स बेचने का है. तो सेल किसको बोलोगे आप? जब आप गुड्स बेचोगे तभी आप उसको सेल अकाउंट को क्रेडिट करोगे. इज इट राइट और नॉट? तो सेल अकाउंट को इफेक्ट जाना चाहिए सिर्फ गुड्स का, लेकिन आपने यहाँ पे मशीन बेचा है, मशीन बेचा है बच्चों. तो ये मशीन बेच के जो पैसे आएंगे दैट इज अ कैपिटल रिसिट. दैट इज अ कैपिटल रिसिट which will be adjusted against the capital expenditure and balance if any that will be called as profit on sale of machinery, नहीं तो loss on sale of machinery, that will be posted to the P&L account. लेकिन वो अलग बात है, यहाँ पे उसके बारे में कुछ बातचीत नहीं करनी है हमें. सिर्फ हमें क्या समझना है, व्हाट इज द करेक्ट एंट्री. बच्चों 1000 रुपए मिले तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, नहीं तो बायर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सेल्स बुक में एंट्री किया मतलब अभी तक पैसे नहीं मिले. तो जो कोई भी बायर है उसके पास से पैसे लेने हैं, तो बायर अकाउंट डेबिट. समझो मिस्टर एक्स है हमारे केस में, तो मिस्टर एक्स के पास से पैसे लेने हैं. कितने रुपए में मशीन बेचा? 1000 रुपए में. तो मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट 1000 रुपए टू मशीन अकाउंट, ऐसे एंट्री करनी चाहिए थी हमें, क्योंकि ये रेवेन्यू रिसिट है, ये उस कैपिटल एसेट को उसको क्रेडिट करना था. यानी मशीन अभी जा रहा है ना, हमारे एक एसेट कम हो रहा है. रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करके देखो ना, मशीन इज गोइंग अवे, राइट. तो मशीन अकाउंट शुड हैव बीन क्रेडिटेड. इसका सेपरेट अकाउंट है, ये गुड्स नहीं है हमारे,
लेकिन आपने गलती से एंट्री क्या की, मिस्टर एक्स अकाउंट को डेबिट किया बराबर टू सेल्स अकाउंट एंट्री कर दी, आपने सेल्स डे बुक में जाके एंट्री की यानी सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया। इज इट राइट? 1000। तो मिस्टर एक्स में कोई गलती नहीं है, ये बराबर ही है, तो कुछ भी करने का मिस्टर एक्स को हाथ नहीं लगाने का, बराबर है क्या? मशीनरी गलती से नहीं, मशीनरी क्रेडिट होना चाहिए, सेल्स अकाउंट को गलती से आपने क्रेडिट किया, तो करेक्ट एंट्री क्या हो जाएगी, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट 1000 रुपए करना है टू मशीनरी अकाउंट 1000 रुपए। तो बच्चों आप देख पा रहे हो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है, तो ये डबल साइडेड एरर है, दोनों साइड में एरर है, डेबिट में 1000 का फर्क है, क्रेडिट में 1000 का फर्क है। समझो अगर ये एंट्री आप रेक्टिफाई नहीं करते तो भी आपका ट्रायल बैलेंस टैली होता, यानी डबल साइडेड एरर की खासियत क्या है, आपका ट्रायल बैलेंस जरूर टैली होगा लेकिन एरर है। जैसे कि पहले केस में, पहले सिचुएशन में परचेस दिखा रहे थे आप लोग, तो परचेस डेबिट हो रहा था, मशीनरी की जगह पे परचेस डेबिट हो रहा था, यानी डेबिट तो हो रहा था क्रेडिट के तरह, तो ट्रायल बैलेंस तो टैली ही हो जाता। इज इट राइट? देन उसके बाद देख सकते हो आप बच्चों, कमल किशोर का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, आपने किशन किशोर का किया था, तो किशन किशोर का अकाउंट क्रेडिट हुआ ना, खत्म। तो कमल किशोर की जगह कोई दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, बट अकाउंटिंग तो गलत ही है, फिर भी ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा था। इज इट राइट? इस केस में सेल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इंस्टेड ऑफ मशीनरी, तो अकाउंटिंग बराबर नहीं है, फिर भी ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा था। तो ये है डबल साइडेड एरर का इफेक्ट। डबल साइडेड एरर से हमेशा ट्रायल बैलेंस टैली होता है, वन साइडेड एरर से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है। इज इट क्लियर टू यू? यस, आई होप यू आर गेटिंग डबल साइडेड एरर्स एग्जांपल्स। नाउ प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, इलिस्ट्रेशन नंबर 2 पे आ जाओ। The following errors were found in the book of Ram Prasad and Sons. So who are you? Ram Prasad and Sons. Give the necessary entries to correct them. तो बेसिकली आपको ये एंट्रीज करेक्ट करने हैं, ठीक है, जो कुछ भी रेक्टिफिकेशन है वो करने हैं। यहाँ पे सिर्फ एक लाइन ऐड करना पड़ेगा, द फॉलोइंग एरर्स वेर फाउंड इन द बुक्स ऑफ राम प्रसाद बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, बिफोर प्रिपेयरिंग trial balance, and you have been asked to give the correct journal entries in respect of them. ठीक है बच्चों, तो चलो राइट डाउन एक एक करके अभी इस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की खासियत क्या है बच्चों, समझो ये 7 ट्रांजैक्शन है, ये क्वेश्चन आपको ऐसे 5 ट्रांजैक्शन आपको एग्जाम में आए, ये 6 एंड 7 नहीं है समझो, और इसको 10 मार्क अलॉट किए, तो पहले ट्रांजैक्शन को 2 मार्क, दूसरे को 2 मार्क, तीसरे को 2 मार्क, फोर्थ को 2 मार्क, फिफ्थ को 2 मार्क। समझो ये फोर्थ एंड फिफ्थ बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही अच्छा टॉपिक क्यों है, इसको मैं हमेशा अच्छा क्यों बोलता हूँ समझ लो। समझो इस दो ट्रांजैक्शंस बहुत ही डिफिकल्ट है, आपका ये गलत हो गया एंट्री, समझ लो फॉर एग्जांपल, तो ये 4 मार्क आपके कट जाएंगे, लेकिन ये 6 मार्क आपको जरूर मिलेंगे। ये है इस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स टॉपिक की खासियत, तो आपको मार्क स्प्लिट होके मिल रहा है। ऑन दी अदर हैंड समझो कोई ऐसा टॉपिक है जहां पे आपका पहला कैलकुलेशन जो निकलता है उसके बेसिस पे दूसरा कैलकुलेशन, उसके बेसिस पे तीसरा कैलकुलेशन, मतलब स्टेप वाइज कैलकुलेशन होता है, तो वहां पे भी आपको स्टेप वाइज मार्क मिलेंगे, लेकिन वहां पे आपके मार्क्स थोड़े से कट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका पहला स्टेप गलत हो जाने के बाद आगे के सभी स्टेप्स गलत हो जाते हैं। इस टॉपिक में वैसा कुछ नहीं है। एनीवे आगे बढ़ता हूं बच्चों, तो ये जर्नल एंट्रीज हमें बनानी है, तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। और इसका और एक फीचर क्या है, पूरा प्रॉब्लम पढ़ने की जरूरत नहीं है वैसे आपको इनिशियल स्टेज में, मैं तो रिकमेंड करता हूं कि हमेशा आप पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो और उसके बाद डिसाइड करो कि सॉल्व करने का है कि नहीं। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए हम टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए डायरेक्टली पहला एडजस्टमेंट पढ़ के पहली एंट्री करके खत्म करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं डायरेक्टली फॉर्मेट ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया करो और उसके बाद ही आप सॉल्यूशन ड्रॉ करना शुरू कर दो, ठीक है। तो बच्चों ये जर्नल का फॉर्मेट बनाना है आपको, जर्नल पूछा है आपको, ठीक है। तो राइट डाउन सॉल्यूशन टू इलिस्ट्रेशन नंबर 2। डेट नहीं दिए है क्वेश्चन में, तो यू कैन राइट सीरियल नंबर,
particulars, LF डेबिट क्रेडिट, प्लीज ड्रॉ जर्नल फॉर्मेट। बच्चों देखो 7 आइटम्स हैं, लगभग एक ट्रांजैक्शन को 3 लाइंस तो लगती ही है हमें, लेकिन 4 पकड़ के चलता हूँ तो 28 लाइन छोड़ दो आप, ठीक है, लीव 28 लाइंस, क्योंकि कभी कभार एक से ज़्यादा अकाउंट भी आ सकते हैं। तो एक 4 लाइन ऑन एन एवरेज छोड़ेंगे, 7 into 4, राइट, 28 लाइन छोड़ना है आपको। तो 28 लाइंस का फॉर्मेट ड्रॉ करो फटाफट। तो 28 लाइंस का फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद आगे अभी जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ वो आपको लिख के लेना है, ठीक है। मतलब ये सॉल्यूशन आपका यहाँ पे खत्म होता है, तो उसके बाद ये वर्किंग नोट्स आप लिखोगे, ठीक है बच्चों, मैं जो अभी लिखूंगा बोर्ड पे वो। फाइन, शुरू करता हूँ। ₹500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेस अकाउंट। तो मैं आपको पूछ रहा हूँ, रॉन्ग एंट्री देखो, राइट एंट्री क्या है देखो, उसके अकॉर्डिंगली रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है, और वो सिंगल साइडेड होती है या डबल साइडेड आपको बताना है, ठीक है। तो बच्चों देखो हमने क्या किया है, ₹500 पेड फॉर फर्नीचर परचेस। तो बच्चों एंट्री क्या होनी चाहिए थी, फर्नीचर परचेस के लिए ₹500 पेड किए। तो देखो आप वर्किंग नोट में लिख लो, सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 1 रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखो, रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो ऐसा एक टेबल बनाओ मस्त, ठीक है, उसमें मैं सीरियल नंबर 1 लिखता हूं। क्या एंट्री की है आपने, परचेसेस दिखाए, फर्नीचर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको परचेस दिखाया, तो रॉन्ग एंट्री आपने क्या की, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी बच्चों, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए थी। अमाउंट तो बच्चों सेम ही है, 500 चाहिए तो अमाउंट भी लिख लो, 500 यहाँ पे 500, यहाँ पे 500, यानी कैश अकाउंट जो क्रेडिट होना चाहिए था करेक्ट एंट्री में, वो रॉन्ग एंट्री में भी करेक्टली क्रेडिट हुआ है, यानी कैश में कोई झोलझाल नहीं है। फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, तो लेट्स डेबिट फर्नीचर। टू साइडेड एरर होने का यही फायदा है, आपको झट से समझ में आएगा। और क्रेडिट कौन सा अकाउंट करेंगे, परचेस, यानी गलती से परचेस दिखाया था वो अभी कम हो जाएगा, देखो 500। सर आपने तो वो सब्सिडरी बुक्स में बोला था कि परचेस अकाउंट कभी भी क्रेडिट नहीं होता है। नालायक को पहले गलती से डेबिट किया है ना, इसलिए क्रेडिट कर रहा हूं। मैंने बोला ना, गलती करते हो तो कोई भी अकाउंट, मैंने हमेशा बोला है कि रियल अकाउंट कभी भी क्रेडिट नहीं हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस नहीं दिखाएगा। सेल करते हो तो क्रेडिट हो सकता है, एसेट सेल करते हो तो क्रेडिट हो सकता है, लेकिन रियल अकाउंट कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं दिखाता है। ऐसे मैंने आपको बोला था, बैलेंस की बात कर रहा हूं बच्चों, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, डेबिट माइनस क्रेडिट बराबर है क्या, वो जीरो हो सकता है लेकिन माइनस में नहीं जा सकता, क्रेडिट नहीं हो सकता। लेकिन नलायक को अगर आपने गलत एंट्री ही करना शुरू कर दिया तो कोई भी अकाउंट कौन सा भी बैलेंस दिखा सकता है। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो बच्चों यही हुआ है, यहाँ पे परचेस अकाउंट गलती से डेबिट हुआ था इसलिए उसको क्रेडिट किया, नहीं तो बहुत सारे बच्चों को क्वेरी आएगी कि परचेस अकाउंट क्रेडिट कैसे हुआ। अरे गलती से डेबिट किया था, उसको अभी क्रेडिट करना पड़ेगा ना। आर यू गेटिंग दिस। तो बच्चों एंट्री क्या हो गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। अभी सर एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे करना है, एग्जाम में आपको खाली ये एंट्री लिखनी है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस, ये आपको मन में करनी है, रॉन्ग एंट्री करेक्ट एंट्री नहीं तो रफ में कहीं पे कर देना, ठीक है। प्रैक्टिस के साथ ये आ जाता है बच्चों। तो यहां पे लिखता हूं मैं नंबर 1, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। सर नरेशन लिखना जरूरी है, नलायक को कुछ भी नहीं पूछने का, लिखने का है नरेशन। करेक्शन ऑफ रॉन्ग डेबिट टू परचेस अकाउंट फॉर फर्नीचर परचेस्ड, करेक्शन ऑफ रॉन्ग डेबिट टू परचेस अकाउंट फॉर फर्नीचर परचेस्ड। नहीं तो सिंपली आप लिख सकते हो, बीइंग रेक्टिफिकेशन डन फॉर परचेस ऑफ फर्नीचर रिकॉर्डेड एज
परचेसेस। कुछ भी लिखो, नरेशन में ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। दूसरा ट्रांजैक्शन, रिपेयर्स वेर मेड डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट ₹50। बच्चों ये पहला जो एरर है, ये कौन सा एरर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल है। ठीक है, चलो बात करते हैं दूसरे ट्रांजैक्शन की। रिपेयर्स वेर मेड डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट ₹50। ध्यान देना बच्चों, अब इस बार खर्चा कौन सा है? रिपेयर्स टू बिल्डिंग है, रिपेयर्स टू बिल्डिंग। कितने रुपए का खर्चा किया है? ₹50 का। समझ में आ रहा है बच्चों? जैसे कि बिल्डिंग में कुछ लीकेज है, तो हमने किसी को बुलाया, तो लीकेज निकलवाया और उसको ₹50 दे दिए। अब ये 50 का एक्सपेंडिचर कितने पीरियड के लिए बेनिफिट कमा के दे रहे हैं, उसके ऊपर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिपेंडेंट है। क्या इस 50 के एक्सपेंडिचर के कारण हमारा जो फिक्स्ड एसेट है बिल्डिंग, हमारा जो एसेट है क्या बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग का लाइफ इसके कारण बढ़ रहा है? ये 50 का एक्सपेंडिचर करने के कारण क्या बिल्डिंग का लाइफ बढ़ रहा है? उसके ऊपर डिपेंड करता है। जनरली हम रिपेयर्स मतलब क्या करते हैं, उसको मेंटेन रखने के लिए जो खर्चा करते हैं उसको हम रिपेयरी का खर्चा बोलते हैं। समझो आपने ऑलरेडी 2 माले बनाए हैं बिल्डिंग में, 2 फ्लोर आपके ऑलरेडी रेडी है और आपने उसमें और 2 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो आपके बिल्डिंग का लाइफ और बढ़ गया। आपने वो नीचे का कंस्ट्रक्शन ठीक करके ही ऊपर कंस्ट्रक्शन किया होगा, तो आपके बिल्डिंग का लाइफ में भी बढ़ गया। इसलिए वो 2 माले बनाने का जो खर्चा है उसको रिपेयर ही नहीं बोलते, हम उसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं बच्चों। तो वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट ये रिपेयर ही करना यानी छोटा सा जो मेंटेनेंस का काम है वो करना है। इज इट राइट? तो बेसिकली ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसको बिल्डिंग को डेबिट नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया, इसको बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट किया। यानी आपने रॉन्ग एंट्री क्या पास की? सेकेंड नंबर रॉन्ग एंट्री क्या पास किया आपने? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट ₹50 टू कैश अकाउंट, ये एंट्री आपने पास की बच्चों, ₹50। बट बल्कि करेक्ट एंट्री क्या थी? रिपेयर्स, यहाँ पे कुछ भी नाम देख सकते हो, रिपेयर्स टू बिल्डिंग अकाउंट, नहीं तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट, ऐसे भी देख सकते हो। तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट 50 टू कैश अकाउंट 50, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी बच्चों। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग एक रिपेयरिंग एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर इस रिपेयर के खर्चे के कारण आपके बिल्डिंग का लाइफ अगर बढ़ता है तो इसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल सकते थे, उस केस में ये एंट्री बराबर था। लेकिन एक्सपेंस का साइज देखो, सिर्फ ₹50 है। ₹50 बिल्डिंग पे खर्च करने के कारण, 50 लाख होता तो बात अलग होती, 5 लाख होता तो भी बात अलग होती। आर यू गेटिंग इट? तो इससे कुछ ज्यादा पीरियड का बेनिफिट डिराइव नहीं होने वाला है, इसलिए हम इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही बोलेंगे। बल्कि आपने इसको बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया, यानी आपने इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल दिया। बिल्डिंग एक एसेट है ना हमारा, तो एसेट को डेबिट किया। तो बच्चों ये रॉन्ग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, बराबर उल्टा, जो ऊपर किया है उसका बराबर उल्टा है। ऊपर एक रेवेन्यू खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला गया था, सॉरी, ऊपर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला गया था। इस नंबर 2 के ट्रांजैक्शन में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर डिक्लेयर कर दिया है। समझ में आ रहा है? तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी बोलो अब? रेक्टिफिकेशन एंट्री बहुत ही सिंपल है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को डेबिट करूंगा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डेबिट 50 टू बिल्डिंग अकाउंट। ये नाम बदल सकता है बच्चों, मुझे पता नहीं है कि इंस्टीट्यूट ने कौन सा यूज किया। रिपेयर्स टू बिल्डिंग भी यूज किया होगा, देखते हैं इंस्टीट्यूट ने कौन सा यूज किया है। रिपेयर्स अकाउंट यूज किया बस, तो आप रिपेयर्स लिखना बस, ठीक है। तो ये एंट्री आपको समझ में आ चुकी है, ऐसे मैं मानता हूं। तो बच्चों सेकेंड एंट्री क्या हो गई? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट 50 लिख लो। करेक्शन ऑफ रॉन्ग डेबिट, ये रेक्टिफिकेशन एंट्री यहाँ पे लिखी अपने, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डेबिट 50 टू बिल्डिंग अकाउंट 50। कैश को हाथ नहीं लगाने का, कुछ भी करने का, लेकिन कैश को हाथ नहीं लगाने का, क्योंकि कैश में कोई गलती नहीं है। प्रैक्टिस करना है बच्चों, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। फाइन, तो लिख लिया। हाँ, तो नरेशन लिखना बच्चों, करेक्शन ऑफ रॉन्ग डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट फॉर रिपेयर्स मेड।
करेक्शन ऑफ रॉन्ग डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट फॉर रिपेयर्स मेड। आगे बढ़ता हूं, तीसरा ट्रांजैक्शन, एन अमाउंट ऑफ ₹100 विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। 100 रुपए पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए गए कैश में से। बिजनेस का कैश अलग होता है, समझ में आ रहा है ना? तो बिजनेस के कैश में से मालिक ने 100 रुपए पर्सनल खर्चे के लिए यूज किए। हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है? बिजनेस का मालिक अलग है, ये जो आपका बिजनेस है ये अलग है, सेपरेट एंटिटी, याद है ना? पर्सन अलग है, बिजनेस अलग है, ये सेपरेट एंटिटी मान के हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। तो बिजनेस के लिए कोई अगर पैसे खर्च होते हैं तो उसको मैं एक्सपेंस बोलूंगा। हाँ, ये बात अलग है कि एक्सपेंस कैपिटल है या रेवेन्यू बाद में देखेंगे, लेकिन पहले वो बिजनेस के लिए खर्च होना चाहिए। तो बिजनेस का जो कुछ भी कैश था उसमें से ये बंदे ने कितने रुपए विड्रॉ किए? 100 रुपए विड्रॉ किए इसके खुद के खर्चे के लिए। समझ में आ रहा है? वड़ा पाव खाया होगा इसने 100 रुपए का मैगडी में जाके, बर्गर आई मीन टू से, बराबर है क्या? हाँ, तो बर्गर खाया 100 रुपए का, तो ये तो उसका पर्सनल खर्चा हुआ ना, बिजनेस का खर्चा है ही नहीं। लेकिन पेमेंट कहां से हुआ है? कैश अकाउंट से हुआ है। तो बिजनेस में इसकी एंट्री तो जरूर होगी, यानी कैश अकाउंट तो क्रेडिट होगा ही। आई होप यू आर गेटिंग इट। कैश अकाउंट तो क्रेडिट होगा ही बच्चों, बट डेबिट कौन सा अकाउंट होना चाहिए ये मैं पूछ रहा हूं। खर्चा बिजनेस का होता तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करता, लेकिन खर्चा बिजनेस का नहीं है, खर्चा मालिक का है। और मालिक के लिए हमने कौन से दो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बनाए हैं? एक तो कैपिटल है और दूसरा ड्रॉइंग्स। ऐसे दो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हमने मालिक के लिए बनाए कर रखे हैं, बराबर है? अगर मालिक पैसे लाता है तो कैपिटल को क्रेडिट करूंगा, मालिक पैसे लेके जाता है तो ड्रॉइंग को डेबिट करूंगा मैं। इज इट राइट? तो बच्चों यहाँ पे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ये है करेक्ट एंट्री। सॉरी, मैंने पहला कॉलम कौन सा बनाया है? रॉन्ग एंट्री का बनाया है क्या? हाँ, यहाँ पे नहीं लिखना है मेरे को, ये कट करता हूं, यहाँ पे लिखता हूं रॉन्ग एंट्री, सॉरी करेक्ट एंट्री, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रिंसिपल बच्चों। प्रिंसिपल यानी तत्व, कंसेप्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट बोलता है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट बोलता है कि ये ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था, बट आपके अकाउंटेंट नालायक ने उसको क्या किया? ट्रेड एक्सपेंस को डेबिट किया, यानी बिजनेस के खर्चा, बिजनेस का खर्चा दिखाया इसको। मालिक बर्गर खाए और खर्चा बिजनेस पे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कुछ भी करने का कैश अकाउंट को हाथ नहीं लगाने का। हाँ, क्यों? क्योंकि कैश सही में क्रेडिट हुआ है। हाँ, डेबिट कौन सा अकाउंट होना चाहिए था? ड्रॉइंग्स। डेबिट कौन सा किया आपने? ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस का डेबिट हटाने के लिए ट्रेड एक्सपेंस को क्रेडिट करो, ट्रेड एक्सपेंस क्रेडिट होगा एंड डेबिट कौन सा होगा? ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस, 100 रुपए, 100 रुपए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एंट्री। सो लेट्स राइट इट। ये कॉपी करना है, कर लो। नंबर 3, ये वर्किंग नोट है हमारा बच्चों। आप एग्जाम में भी ऐसा वर्किंग नोट चाहिए तो बना सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आगे जाके जब आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ये एंट्री, ये वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, करेक्ट एंट्री ड्रॉइंग टू कैश, रेक्टिफाइंग एंट्री ड्रॉइंग टू ट्रेड एक्सपेंस। आई होप यू अंडरस्टूड इट। आगे बढ़ता हूं बच्चों, यहाँ पे आओ मेन सॉल्यूशन में। एंट्री लिखो ड्रॉइंग्स टू ट्रेड एक्सपेंसेस, 100 रुपीज, 100 रुपीज। कुछ दिमाग में घुस रहा है ना? यस, वेरी गुड, फाइन। आगे बढ़ता हूं बच्चों। पेड ₹100 फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। 100 रुपीज फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। समझना है ट्रांजैक्शन को। नंबर 4, 100 रुपए का रेंट पे किया, 100 रुपए का रेंट पे किया,
करेक्ट एंट्री बताओ बच्चों। आप अगर अकाउंटेंट होते तो क्या करते? 100 रुपए मेरे से गए, मेरे अकाउंट से गए, तो टू कैश 100 रुपीज कैश में पे किया, ऐसे समझो। तो 100 रुपीज का कैश क्रेडिट होगा, बट डेबिट रेंट अकाउंट होना चाहिए। करेक्ट है कि नहीं बच्चों? तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि ये 100 रुपए खर्च है ना हमारा, हमने लैंडलॉर्ड को दिए। अब लैंडलॉर्ड का अकाउंट डेबिट करने की क्या जरूरत थी? आर यू गेटिंग इट? जो आपने क्वेश्चन में गलती की है वो क्या है? गलती से वो लैंडलॉर्ड के खाते को डेबिट हुआ, यानी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसे एंट्री आपने की। अब ये एंट्री का इफेक्ट क्या होगा? नंबर 4 की बात कर रहे हैं हम लोग। ये एंट्री का इफेक्ट क्या होगा बच्चों? जस्ट सेकेंड। ये एंट्री का इफेक्ट क्या होगा? लैंडलॉर्ड का खाता डेबिट बैलेंस दिखाना शुरू करेगा। डेबिट बैलेंस ऑफ ए पर्सनल अकाउंट मींस माय एसेट, मुझे 100 रुपए लैंडलॉर्ड से लेने हैं, ऐसा मेरा अकाउंट दिख रहा है। आर यू गेटिंग इट? तो क्या सच में 100 रुपए लेने हैं? नहीं बच्चों, आपने उसकी जगह ऑलरेडी ले ली है और उसकी जगह आप यूज करते हो और उसके लिए 100 रुपए उसको दिए, तो उसके पास से कुछ आना बाकी नहीं है। तो ये एंट्री गलत होगी ना। दिस इज द एरर। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, ये गलत है। रेंट डेबिट होना चाहिए था, तो लेट्स मेक इट करेक्ट। तो रेंट को डेबिट करेंगे एंड लैंडलॉर्ड को क्रेडिट करेंगे। हाउ मच? 100 रुपीज 100 रुपीज। करेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री। रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट। फाइन। तो लिख लिया। हाँ, तो यहाँ पे आके एंट्री लिखता हूँ, रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड पर्सनल अकाउंट। सर एग्जाम में यही एक एंट्री काफी है ना, या तीनों देनी पड़ती है? यही एक एंट्री काफी है बच्चों, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। इंस्टीट्यूट का बुक निकाल के देख लो, यही एक एंट्री इंस्टीट्यूट ने भी प्रेजेंटेशन में दिया है। ठीक है, बस सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने ये वर्किंग नोट लिख के दिया है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन फ्यूचर। एंड आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि सभी के सभी चारों ट्रांजेक्शन, अभी तक जो सभी देखे हैं हमने चारों ट्रांजेक्शन, वो पूरे के पूरे डबल साइडेड एरर है, क्योंकि एंट्री परफेक्ट हो रही है। देखो, जितने का डेबिट है उतने का ही क्रेडिट हो रहा है। लेकिन इलस्ट्रेशन 1 जो कल के लेक्चर में देखा हमने, लेक्चर नंबर 3 में, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज गो एंड वॉच, दोज वेर ऑल सिंगल साइडेड एरर। ठीक है, यस। आगे बढ़ता हूं बच्चों। नेक्स्ट नंबर 5, सैलरी ₹125 पेड टू क्लर्क ड्यू टू हिम हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। तो सैलरी 125 रुपए का पेड किया है क्लर्क को, उसको देने थे पैसे सैलरी के, तो 125 रुपए आपने अभी पेमेंट कर दिया। तो पेमेंट की बात हो रही है, पेमेंट हुआ मतलब कैश गया, तो कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे। डेबिट कौन सा होना चाहिए? व्हाट इज, विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड इन योर व्यू पॉइंट? बहुत सारे बच्चों का आंसर आया बराबर, सैलरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए, लेकिन आपने उसका पर्सनल खाता डेबिट किया। एग्जैक्टली सिमिलर लाइक नंबर 4 ट्रांजेक्शन। यहाँ पे गलती क्या कर रहे हो आप? खर्चा है, लेकिन आप खर्चा रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, नंबर 5। तो बच्चों ये रॉन्ग पोस्टिंग है बच्चों, रॉन्ग डेबिटिंग है। ठीक है, एरर ऑफ कमीशन। तो एंट्री, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपए की सैलरी है? 125 रुपए की। 125। आपने क्या किया? पर्सनल अकाउंट को, क्लर्क के पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया। क्लर्क पर्सनल अकाउंट डेबिट, जो कुछ भी नाम होगा उसका, हरी, रवि, वॉटेवर, टू कैश, ऐसी एंट्री आपने कर दी। ठीक है बच्चों, तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? सैलरी को डेबिट करेंगे, कैश बराबर क्रेडिट हुआ है 125, 125 ही है ना? यस 125, गलती से लिखा 100 रुपए, इट इज 125। कहाँ पे गया? तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट 125 टू क्लर्क 125।
आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है बच्चों, तो ये करेक्ट एंट्री यहाँ पे लिखता हूँ। सिमिलर लाइक नंबर 4, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो नंबर 5 की एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्लर्क पर्सनल अकाउंट 125। नरेशन लिख लो, करेक्शन ऑफ रॉन्ग एंट्री, नरेशन यहाँ पे गलत टाइप हुआ है। करेक्शन ऑफ रॉन्ग क्रेडिट, रॉन्ग डेबिट टू clerk instead of salary account. I hope you have written the narration also. Please write narration. It is a personal request. narration के भी marks कटते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड, आगे जाके देखोगे आप लोग किसी किसी क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट खुद लिख के देता है कि नरेशंस आर नॉट नेसेसरी, तो उस केस में आप इग्नोर करो, अदरवाइज यू हैव टू राइट नरेशन, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ठीक है बच्चों, फाउंडेशन के बच्चों यहाँ पे ही एक मौका है, क्वेरीज आपके क्लियर होने चाहिए। तो अगर कोई क्वेरी है आपको तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम है क्लास के बच्चों को तो आप लोग फ़ोन भी कर सकते हो मेरे को। इज इट राइट? यस, फाइन। आगे बढ़ता हूँ बच्चों। नंबर 6, ₹100 received from Shah and Company, wrongly entered as from Shaw and Company। 100 रुपए शाह एंड कंपनी से मिले, एरर ऑफ कमीशन है बच्चों, ये प्रिंसिपल का एरर नहीं है, ये लिखने में गलती हो गई। ₹100 रिसीव्ड फ्रॉम शाह एंड कंपनी, तो सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? नंबर 6 वाला ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, सही एंट्री होनी चाहिए थी, मिले हैं पैसे तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक वॉट एवर इट इज, टू शाह एंड कंपनी लिखना चाहिए था मुझे एंट्री में। बराबर है क्या बच्चों? कितने? 100 रुपए। लेकिन लिखते समय गलती से क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू शॉ एंड कंपनी लिखा गया, शाह की जगह हमने शॉ एंड कंपनी लिखा। करेक्ट है? तो बच्चों सिर्फ ये राइटिंग का प्रॉब्लम है, शाह की जगह शॉ एंड कंपनी क्रेडिट हुआ, और उसके बेसिस पे हमने लेजर पोस्टिंग भी इसी प्रकार से किया होगा ना। तो ये गलती सुधारने के लिए हमें और एक एंट्री करनी पड़ेगी। अभी कैश को हाथ नहीं लगा सकते हम, क्योंकि कैश सही में डेबिट हुआ है, सिर्फ क्रेडिट शाह एंड कंपनी होना चाहिए था, शॉ एंड कंपनी क्रेडिट हुआ। तो शॉ एंड कंपनी का क्रेडिट हटाने के लिए उसको डेबिट करना पड़ेगा। बराबर है बच्चों? 100 एंड क्रेडिट सही में किसको देंगे? शाह एंड कंपनी को। बराबर है क्या? तो शाह एंड कंपनी क्रेडिट होगा 100 रुपए से। आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी, ये सही एंट्री है। रॉन्ग एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू शॉ एंड कंपनी, रेक्टिफाइंग एंट्री है शॉ एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी। 100 रुपए। यस, इट इज क्लियर देन। तो नंबर 6, शॉ एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी। नरेशन लिख लेना बच्चों। आगे बढ़ता हूं बच्चों। लास्ट ट्रांजेक्शन नंबर 7, ₹700 पेड इन कैश फॉर टाइपराइटर वॉज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस। टाइपराइटर 700 रुपए पेमेंट किया। टाइपराइटर की लाइफ कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाना है या कैपिटल एक्सपेंडिचर। जनरली टाइपराइटर 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए चलता है, तो इसीलिए इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाना जरूरी है। और सिंस
इट इज क्लियरली टोल्ड एरर्स वेर फाउंड, दीज आर द एरर्स, मतलब गलती हुआ है ऐसे ये मान रहे हैं यहाँ पे। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? तो हमें भी ऐसे ही इसी लाइन में सोचना पड़ेगा। टाइप राइटर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? टाइप राइटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 700 रुपीज। तो करेक्ट एंट्री यहाँ पे लिख रहा हूं मैं बच्चों, कैपिटल एक्सपेंडिचर होने के कारण ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। टाइप राइटर अकाउंट डेबिट 700 टू कैश 700, ऐसी एंट्री होनी चाहिए थी। बट आपने एंट्री क्या कर दी? इसको ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट किया। ऑफिस एक्सपेंस फाइनली कहां पे जाएगा? P&L अकाउंट को जाएगा, यानी इसको आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया। तो ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, हाउ मच? 700 700, ऐसी एंट्री आपने कर दी। तो बच्चों इसका इफेक्ट क्या होगा? देखो ऑफिस एक्सपेंस टू कैश, टाइप राइटर टू कैश, कैश अकाउंट बराबर क्रेडिट हुआ है। गलत वाली एंट्री जो आपने पास की उसमें भी आपने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया, तो कैश अकाउंट को हाथ नहीं लगाने का है। एंट्री अभी जो सही करनी है वो मैं यहां पे लिखता हूं, टाइप राइटर को डेबिट करना पड़ेगा। टाइप राइटर अकाउंट डेबिट 700 टू ऑफिस एक्सपेंस 700। I hope you are getting it. So typewriter account debit to office expense. This is your final entry. Typewriter account debit to office expense. 700 700. ठीक है, लिख रहे हो ना आप लोग? यस। तो बच्चों दिस इज इट, दिस वाज योर इलस्ट्रेशन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट। अब दोनों कंसेप्ट क्लियर है आपके, सिंगल साइडेड एरर एज वेल एज डबल साइडेड एरर। डबल साइडेड एरर में क्या होता है, जो रेक्टिफाइंग एंट्री का इफेक्ट आप कंसिडर करते हो उसमें डेबिट क्रेडिट मैच होता है। सिंगल साइडेड एरर में क्या होता है, आइदर डेबिट रहेगा नहीं तो क्रेडिट रहेगा। तो सिंगल साइडेड एरर्स अभी 3 जगह पे हमें रेक्टिफिकेशन करने का है, राइट? 3 सिचुएशन में हमें रेक्टिफिकेशन करने का चांस मिलेगा। पहला सिचुएशन था हमारा, रेक्टिफिकेशन इज डन बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। तो उस केस में बहुत ही सिंपल है काम, क्योंकि लेजर अकाउंट्स अभी भी आपके खुले हुए हैं। तो उस लेजर अकाउंट में आप ऐसे एक नई एंट्री पास करके रेक्टिफिकेशन कर सकते हो और उसके बाद बैलेंसिंग करके आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे। तो ये बहुत ही सिंपल हुआ, यहाँ पे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है क्योंकि आपने लेजर अकाउंट्स अभी तक क्लोज नहीं किए। आप फटाफट कोई भी अकाउंट यूज कर सकते हो। जैसे कि आपको इस एंट्री में टाइप राइटर अकाउंट को डेबिट करना था, तो टाइप राइटर अकाउंट हमारा ओपन ही था, समझो आपने क्लोज किया है, फिर भी ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया, तो आप उसी अकाउंट को फिर से ओपन करके टाइप राइटर अकाउंट डेबिट क्रेडिट करके जो पुराना वाला बैलेंस है उसमें ये एडिशन डिडक्शन कर सकते हो। जैसे कि ऑफिस एक्सपेंस 700 से कम करना है, टाइप राइटर 700 से बढ़ाना है, तो ये इफेक्ट आप दे सकते हो जाके लेजर में, बराबर है क्या? तो शाह एंड कंपनी एंड शॉ एंड कंपनी, ये भी अकाउंट्स अभी तक खत्म नहीं हुए, क्लोज नहीं हुए, तो इसको भी आप सुधार सकते हो, बराबर है? तो यहाँ पे आपको एक चांस है कि आप लेजर अकाउंट में जाके रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। लेकिन समझो आपने ये रेक्टिफिकेशन लेजर अकाउंट्स क्लोज किए हैं, समझो आपने ये लेजर अकाउंट्स ऑल क्लोज किए हैं और उसके बाद ट्रायल बैलेंस भी बनाए हैं और उसके बाद आपको ये एरर के बारे में पता चलता है, तो अब उस केस में आपको लेजर अकाउंट को चेंज करने का चांस कम है, ठीक है? फिर भी ट्रायल बैलेंस ही बनाया है तो नया ट्रायल बैलेंस हम फिर से ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बारे में क्या करना है हम अगले लेक्चर में प्रोबेबली देखेंगे आफ्टर सॉल्विंग दिस इलिस्ट्रेशन नंबर 3। तो इलिस्ट्रेशन 3 अभी भी बाकी है। हाउ मेनी ट्रांजेक्शंस आर देयर इन इलिस्ट्रेशन 3? ओनली 7-8 ट्रांजेक्शंस आर देयर। तो बच्चों ये 5 ही है, ये खत्म कर लेंगे पर कल के लेक्चर में, और उसके बाद हम नया सेशन शुरू करेंगे इसी चैप्टर का, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स, हाउ टू डू द रेक्टिफिकेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। तो एक क्विक रिकैप करते हैं पिछले लेक्चर्स में हमने क्या क्या देखा है, ठीक है? हाँ, तो यहां से हमने शुरू किया था बच्चों रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। पहले एरर का मतलब हमने यहां से जान लिया था, फिर हमने कुछ एरर्स के एग्जांपल्स डिस्कस किए थे लेक्चर नंबर 1 में, बराबर है? फिर एरर्स के एग्जांपल डिस्कस करने के बाद एक 5 एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे। फिर हमने एरर्स को क्लासिफाई किया, एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्लिरिकल एरर्स, राइट? देन क्लिरिकल में और 3 टाइप्स होते हैं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कॉम्पनसेटिंग एरर। तो कल के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, एरर कौन से टाइप का है ये भी डिस्कस करेंगे।
एरर्स कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं ये भी बातचीत हमने की थी, राइट। तो रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल के वक्त एरर हो सकती है, देन बैलेंसिंग ऑफ सॉरी लेजर पोस्टिंग के वक्त हो सकती है, उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ लेजर के वक्त हो सकती है, एंड ट्रायल बैलेंस लिखते समय भी एरर हो सकती है। ठीक है बच्चों। हाँ, आगे बढ़ता हूँ बच्चों। देन कुछ एरर्स एरर्स का हमने और एक क्लासिफिकेशन देखा था, जो एरर्स डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा वो सिंगल साइडेड एरर एंड डबल साइडेड एरर का कंसेप्ट एंटर करता है। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सिंगल साइडेड एरर सारे के सारे ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट करेंगे, क्योंकि डेबिट में गलती है नहीं तो क्रेडिट में गलती है, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। डबल साइडेड एरर हमेशा एक बराबर डेबिट क्रेडिट की एंट्री करके ही रेक्टिफाई होते हैं, तो इसका मतलब है कि डबल साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट नहीं करते, ट्रायल बैलेंस टैली होता है। ठीक है बच्चों। और उसके बाद ये चार्ट अभी तक हमने नहीं देखा है, ये देखेंगे हम। ठीक है। देन लोकेट कैसे करने हैं एरर, एरर लोकेट कैसे करने, ये मैंने जानबूझ के पेंडिंग रखा है, क्योंकि आपको रेक्टिफिकेशन ही समझ में नहीं आएगा तो आप लोकेशन कैसे कर पाओगे। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, ये एक बार पढ़ लूंगा मैं, इसको खत्म कर लूंगा, टेंशन मत लो। उसके बाद हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स टॉपिक एक्चुअल में शुरू किया, जहां पे 3 सिचुएशंस में आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना है। ये 3 सिचुएशंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स, एंड आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। ये 2 भी इंपॉर्टेंट हैं जो हम अगले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स टॉपिक। उसके बाद हमने बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस शुरू किया, और ये कुछ 7-8 एग्जांपल्स हमने देखे सिंगल साइडेड एरर के। फिर ये कुछ 3-4 एग्जांपल्स हमने देखे टू साइडेड एरर के, और 2 इलिस्ट्रेशन अभी तक हमने सॉल्व किए हैं। ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये सारे केसेस समझ में आ चुके हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेरीज। एंड अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना पेज हमारा, और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपको कुछ अच्छा महसूस होता है इस लेक्चर्स के बारे में, अच्छा फील होता है, तो कमेंट भी करना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। स्टे ट्यून टू अवर चैनल, एंड आई एम पोस्टिंग फर्दर लेक्चर्स ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑल्सो। ठीक है। सो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे पोस्ट करने वाले हम लोग, तो स्टे ट्यून टू अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।